हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया तैयारी चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहनी है। नहीं भी चल रही है तो भाई हम और ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कोशिश हम कैसे करेंगे, जैसे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। कैसे कोशिश कर रही है? यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की। भाई आर्टिकल 44 सबने पढ़ रखा है, किस में आता है? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो ये आर्टिकल है, हिंदू एडिटोरियल है आज का, जिसमें ये कह रखा है किस तरह से यूसीसी जो है, अगर आप बात करते हो, अगर प्रोग्रेसिव यूसीसी की बात करते हो, जो कि अच्छी यूसीसी हो, वो किस तरह से बच्चे के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल में यही दे रखा है कि यूनिवर्सल सिविल कोड जो है गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और यूनिवर्सल सिविल कोड का मेन मुद्दा यही होना चाहिए कि हम सबके लिए एक ही तरह के कानून बनाएं पर्सनल मैटर्स के लिए। ये है, अगर आपसे डिफ़ाइन करने के लिए यूसीसी को बोले कि एक ही तरह के कानून पर्सनल मैटर्स के लिए सभी सिटीज़न के लिए, ठीक है, भले ही उनका कोई भी धर्म हो। तो जब भी हम यूसीसी के बारे में सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में दो ही चीज़ आती है, एक है पॉलीगैमी, एक है डाइवोर्स, पीडी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पॉलीगैमी क्या होती है? बहुत सारी जो मुस्लिम्स में होती है कि भाई एक ही धर्म के लोग बहुत सारी वाइफ रख लेते हैं, डाइवोर्स के केसेस होते हैं। तो यूसीसी में सिर्फ यही नहीं आता है, यूसीसी में आपका चाइल्ड अडॉप्शन भी आता है, ठीक है। और यूसीसी क्लियरली कहता है, कहना चाहिए बेसिकली, ये अभी कोशिश हो रही है कि यूसीसी में प्रावधान आए कि कस्टोडियल के डिसीजन में, कस्टोडियल राइट्स के डिसीजन में हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे का हित क्या हो, चाइल्ड इंटरेस्ट, बेस्ट चाइल्ड इंटरेस्ट के बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बेस्ट चाइल्ड इंटरेस्ट जो हो, बच्चे के लिए जो सबसे फेवरेबल हो, वो इसी के बारे में अभी हम बात करते हैं। पहली बात, ठीक है, जब भी हम चाइल्ड अडॉप्शन की बात करेंगे यूसीसी में, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूसीसी जो है बच्चे के हित में बात करे। दूसरा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूसीसी जो हो बायोलॉजिकल पेरेंट और एडॉप्टिव पेरेंट के बीच में कोई भी बायसनेस ना दिखाए। मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या होते हैं? जिन्होंने बच्चा पैदा किया। एडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब जिनके पास वो बच्चा पैदा होके गया। ठीक है, आया समझ? ठीक है। तो यूसीसी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स हों उन सब की राइट्स जो हों वो इक्वल हो। तो अभी क्या है, देखो भाई, 1890 में जब अंग्रेज़ हुआ करते थे तो एक आया GWA क्या है? गार्जियंस एंड द वार्ड एक्ट। इसमें इन्होंने क्या प्रायोरिटाइज़ किया? इन्होंने प्रायोरिटाइज़ करा बच्चे की वेलफेयर कस्टडी डिसीजन में। इन्होंने कहा, गार्जियन वार्ड्स एक्ट में 1890 में कहा कि जब भी आप कस्टोडियल डिसीजंस ले रहे होगे उसमें आपको बच्चे का हित हमेशा देखना है, ठीक है। लेकिन फिर 1956 में आया HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में क्या हुआ? इन्होंने कहा कि आप कस्टोडियल डिसीजन बच्चों के सबसे पहले फादर को दो, फिर मदर को दो। ध्यान से सुनना, देखो, हिंदू मैरिज माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में इन्होंने कहा कि अगर मान लो किसी का डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स होता है तो पेरेंट्स हैं मदर फादर, है ना। अब जो है दोनों डाइवोर्स के बाद क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बच्चे का हमें कस्टोडियल राइट मिले, कि हमें इनको केयर करने की जिम्मेदारी मिले। तो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 में कहा गया कि भाई सबसे पहले जो है फादर को हक मिलना चाहिए, उसके बाद मदर को हक मिलना चाहिए। फिर एक केस हुआ, गीता हरिहरन केस। ये जो हैं गीता हरिहरन जी हैं। इस केस में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई किया कि ये जो उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब इसमें कहा ना कि भाई फादर के बाद मदर को मिले, इसका मतलब ये नहीं कि जब फादर जो है वो मर जाएं तब मदर को मिले, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इन दी एब्सेंस ऑफ, मतलब जब फादर जो हैं वहाँ नहीं है, उपस्थित नहीं है, तब मदर को वो केस मिले, ठीक है। तो यूसीसी का हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ऐसे कस्टडी डिसीजन जो हो वो और आसान बनाए, और वो हित में हमेशा जो है बच्चे के हित में ही हो। और ऐसे डिसीजन लेते हुए हमें कभी भी जो है पेरेंट्स का रिलीजन हो या जेंडर हो, उसके बेस पे हम ऐसे कस्टोडियल डिसीजन ना लें। तो चाइल्ड कस्टडी का बायोलॉजिकल लिंक तो होता ही है ना। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस्लामिक लॉ में क्या दे रखा है? इस्लामिक लॉ में दे रखा है कस्टडी जो है वो बच्चे को बिलोंग करती है, ना कि पेरेंट्स को। कि मतलब आप हमेशा ये बात करते हो पेरेंट्स को कस्टडी मिल जाए, ऐसा नहीं है। बच्चे के बारे में हमें बात करनी चाहिए, इसमें ऐसा
दे रखा है। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर ऑफ कस्टडी जो होना चाहिए वो होना चाहिए सबसे पहले मदर को मिले, उसके बाद मदर के रिलेटिव को मिले और उसके बाद जो है फादर को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मदर को मिले, फिर उसके बाद मदर के रिलेटिव्स को मिले, फिर उसके बाद फादर को मिले। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं इसमें भी, तो अलग अलग उनके विचार हैं और उसके अकॉर्डिंग भी जो है मतलब कस्टडी के डिसीजन जो होते हैं वो ड्यूरेशन बेस्ड होता है, जेंडर के ऊपर और मैरिज के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कस्टोडियल डिसीजन इतने आसान नहीं होते हैं, कुछ केसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे सर कौन कौन से केस जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं? अरे भाई सिंपल सा है ना, सोच के देखो, सोचना नहीं है, ऐसे केसेस होते हैं। मान लो कि कोई बायोलॉजिकल पेरेंट थे, मदर फादर, उन्होंने जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उन्होंने किसी को बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, लो जी आप पालो। लेकिन 10 साल के बाद उनकी ममता या फिर पितृता जाग गई और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो बच्चा वापस चाहिए। अब ऐसे केस में क्या होगा? बच्चा 10-12 साल से जो है जिनको अपना पेरेंट मान के चल रहा है उसको पता चल रहा है उसके तो नए पेरेंट पूरा बायोलॉजिकल पेरेंट कोई और है ना। अब वो क्लेम तो कर रहे हैं, तो अब कोर्ट किसको फेवर करेगा, बायोलॉजिकल पेरेंट को या अडॉप्टिव पेरेंट को? बताओ किसको करना चाहिए? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अगला केस, एक और केस चलो समझते हैं। एक और केस क्या है? मान लो कोई रेप का एक्यूज है ना, किसी ने रेप किया, बहुत ही बुरा काम किया। रेप के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, अब जो बच्चा पैदा हुआ है, अब वो जो बायोलॉजिकल फादर है उस बच्चे के ऊपर क्लेम कर रहा है कि नहीं ये जो बच्चा है आप मुझे दे दो, मुझे कस्टडी में दे दो। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? बताओ ज़रा, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। तो ऐसा ही केस हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में जुलाई 2023 में, जिसमें जो है बच्चा जो है फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। हुआ ये कि भाई रेप ने एक ने रेप किया, वो उससे बच्चा पैदा हो गया, बायोलॉजिकल फादर बन गया वो। ठीक है, अब बायोलॉजिकल फादर ने उस बच्चे का वो कर दिया कि भाई मुझे इसकी कस्टोडियल राइट चाहिए, मुझे वो बच्चा दे दो। ठीक है, अब वो जो बायोलॉजिकल मदर थी वो शादी हो गई उसकी, आगे चल के उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो उस बायोलॉजिकल मदर ने उस बच्चे को अडॉप्ट होने के लिए किसी पेरेंट्स को दे दिया, लो जी आप जो है अडॉप्ट कर लो। ठीक है, अब जब अडॉप्ट करने के लिए दे दिया तो अडॉप्शन के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसकी परमिशन लेनी होती है। उसकी परमिशन ले ली, ऐसे सब कुछ हो गया तो बच्चे को फ्री कर दिया गया कि आप वो अडॉप्ट हो सकता है, और इसलिए बच्चा जो है अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चला गया जनवरी 2023 में। अब हुआ क्या कि बायोलॉजिकल फादर ने हैबियस कॉर्पस लगा दी। हैबियस कॉर्पस पिटीशन मतलब बॉडी ऑफ, मतलब कि भाई ये जो है आप इन्होंने मुझे इस बच्चे को इन्होंने रख लिया है अपने पास और ये प्रोड्यूस किया जाए मेरे सामने। हाई कोर्ट ने, रिट है ना ये, रिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने इस अडॉप्शन प्रोसीडिंग को रोक दिया। नहीं भाई बच्चा जो है आप अभी अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ केस कन्फ्यूजन है, इसलिए इस बच्चे को शेल्टर होम में वापस भेज दिया। बहुत ही दुखद की बात कि शेल्टर होम में इस बच्चे को वापस भेज दिया। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास वो गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा कि नहीं, हम बायोलॉजिकल फादर को वो बच्चा नहीं देंगे क्योंकि वो बच्चे के हित में नहीं है। ठीक है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस ये रहा है, जिसकी वजह से इस बच्चे को कितना सफ़र करना पड़ा। तो बायोलॉजिकल मदर का क्या पर्सपेक्टिव था? देखो, जब भी ये डिसीजन लिया गया तो बायोलॉजिकल मदर की कंसेंट को कंसिडर ही नहीं किया गया, कि उससे पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई आप जो है आप राजी हैं या नहीं हैं, और बल्कि इसने ये कहा कि इसको धमकाया गया और जो भी रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था ही नहीं। सो हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहा, हाई कोर्ट का डिसीजन फिर गया। हाई कोर्ट का डिसीजन ने क्या कर दिया कि भाई वो जो कस्टडी थी बायोलॉजिकल फादर को दे दी विदाउट हियरिंग द मदर्स पर्सपेक्टिव, और कोर्ट ने बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, या फिर बायोलॉजिकल मदर के इमोशंस को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसको तो कानून फॉलो करना है ना, वो लॉ मैंने बता दिया। तो ऐसा डिसीजन जो होता है एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट करता है, जिसमें एक रेपिस्ट फादर की कंसेंट एडॉप्शन के केस में बहुत ही क्वेश्चनेबल है। भाई बायोलॉजिकल मदर के बच्चा है ना, उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, अब मान लो, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बायोलॉजिकल फादर का इसमें कंसेंट हमें लेना पड़ेगा। उसने मना कर दिया तो वो फादर के पास चला गया। तो ये गलत तो है ही, हमें बहुत गलत लग रहा है, लेकिन क्या करें, कानून ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है
हमें हमेशा बच्चे की वेलबींग के बारे में हमेशा हमें सोचना चाहिए। तो एक और केस देख लेते हैं अडॉप्शन का, जैसे कि नसरीन बेगम केस हुआ 2022 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कस्टोडियल राइट दे दी बायोलॉजिकल पेरेंट को अडॉप्टिव पेरेंट्स के ऊपर। तो नसरीन बेगम केस हुआ 2022 में। अब मैंने अभी बताया ना, वैसी केस है बायोलॉजिकल पेरेंट और अडॉप्टिव पेरेंट्स के बीच में। तो इसमें बायोलॉजिकल पेरेंट जीत गए। अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास ने लीगली अडॉप्ट किया था बच्चे को, लेकिन फिर भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं कस्टडी मांग रहे हैं और कस्टडी वो उनको जीत गई। तो फैमिली कोर्ट का डिसीजन क्या रहा? फैमिली कोर्ट ने देखो इनिशियली तो अडॉप्टिव पेरेंट्स को फेवर किया था बच्चे की टेस्टोमनी के आधार पे और उसके बेस्ट इंटरेस्ट के आधार पे, कि बच्चे से पूछा गया और बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे इसके साथ रहना है, इनके साथ रहना है। लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने आर्ग्यू किया कि इन्होंने अडॉप्टिव पेरेंट्स को सिर्फ टेम्परेरी कस्टडी दी थी, कुछ समय के लिए कस्टडी दी थी, ना कि हमेशा के लिए दी थी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 2(2) जो है वो क्लियरली स्टेट करता है अडॉप्शन ब्रेक टाइज बिटवीन द बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड चाइल्ड, कि कब कब जो है आप अडॉप्शन को ब्रेक कर सकते हो। तो भाई आप सोचो कि भाई कोई भी पेरेंट जो है 3 महीने के बच्चे को दूसरे देश में विदाउट फॉर्मल अडॉप्शन के लिए कोई क्यों भेजेगा? कोर्ट ने नोट किया कि बच्चे जो हैं किसी भी बायोलॉजिकल पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, और जब भी आप किसी बच्चे को अडॉप्टिव पेरेंट से भी अगर आप सेपरेट करते हो तो बच्चे के ऊपर बहुत ही इमोशनल स्ट्रेन ज़रूर पड़ता है ना। तो लेकिन ये कोर्ट ने दरकिनार किया, कोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। कोर्ट ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट ने कहा है तो हम उनको वापस दे देते हैं। लेकिन कोर्ट ने शायद इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे के ऊपर कितना ट्रॉमा गुजरेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग केसेस भी इसमें रहे, काफ़ी केसेस जो है इस आर्टिकल में दे रखे हैं। तो इफ्तिकार केस हुआ 2021 में, बम्बई हाई कोर्ट ने प्रायोरिटाइज़ किया एडॉप्टिव पेरेंट्स केयर बच्चे के लिए, है ना। ये जो एडॉप्शन थी, तो इफ्तिकार केस में बम्बई हाई कोर्ट ने फेवर किया किसको? एडॉप्टिव पेरेंट्स को, ना कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। ठीक है, और इस केस में जो है कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एडॉप्शन है ये वैलिड है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, और जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो बच्चे की हेल्थ को केयर करते हैं। मतलब बेसिकली केस के बारे में है, कभी कभी बायोलॉजिकल पेरेंट्स को फेवर हो जाता है, कभी एडॉप्टिव पेरेंट्स को फेवर हो जाता है। वो केसेस टू केसेस जो होता है वेरी करता है। तो प्रोग्रेसिव यूसीसी की हमें बहुत ही ज़रूरत है, जो कि ना कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल टाइज के ऊपर फोकस ना करे, है ना, बल्कि वो एडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे और बहुत ही इंक्लूसिव हो। और ये राइटर कह रहे हैं कि यूसीसी जो हो वो सिंगल पेरेंट्स की गार्जियनशिप, सरोगेट पेरेंट्स और एलजीबीटीक्यू पेरेंट्स को भी वो परमिट करे, और ये इंसिस्ट ना करे सिर्फ मैट्रिमोनियल बॉन्ड एज रिक्वायरमेंट फॉर गार्जियनशिप। तो नसरीन बेगम केस हाईलाइट अच्छे से करता है कि किस तरह से हमें बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स को हमें बैलेंस करना चाहिए, और हमें हमेशा जो है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये आर्टिकल हम ख़त्म करते हैं। आप मन लगा के पढ़ते रहो भाई। तो पूरे उसमें आपको 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि CWC क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या है ना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो आया था 2000 में, इसने मैंडेटरी किया था कि एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उसके पास फाइनल अथॉरिटी होगी, तो 1 CWC होगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में। उसके पास फाइनल अथॉरिटी होगी, वो ऐसे रिहेबिलिटेशन के जो बच्चे होते हैं, ऐसे एडॉप्शन के जो बच्चे होते हैं उनको वो फाइनलाइज़ करे, उनकी परमिशन चाहिए होती है। इस CWC में एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ABCD मेंबर्स, 4 मेंबर्स होते हैं, और कम से कम इनमें से एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, और एक जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए ऐसे मैटर्स को डील करने के लिए। ठीक, तो बेसिक बात बस इसमें यही है। बाकी जो है आपको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।